इस अदावत की वजह से सबसे ज्यादा जो हमले किए गए हैं वो यूएई पर ही किए गए हैं और यूएई ने इस बात को स्वीकारा भी कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा हमले इस युद्ध के दौरान किए गए हैं। यूएई के उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हैं और ईरान के साथ भी यूएई के रिश्तों में टेंशन है। दोनों मुल्कों के बीच में हॉर्मुज को लेकर के भी विवाद है। दरअसल हॉर्मुज में मौजूद कुछ द्वीपों को लेकर के दोनों मुल्कों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। खुद को हॉर्मुज का गेटकीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। ईरान और यूएई का विवाद इसी वजह से और ज्यादा गहराया क्योंकि खुद को हॉर्मुज का गेटकीपर ओमान और यूएई मानते हैं और जो मेडिटेरियन लाइन है वो ये कहती भी है कि ओमान और यूएई का अधिकार भी यहाँ पर है। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है, लेकिन बावजूद इसके यूएई वहां पर अपना अधिकार बताता है। ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाब और लेसर चुनाब द्वीपों को लेकर के विवाद गहराया हुआ है। अबू मूसा और ये जो तमाम छोटे छोटे द्वीप है इसे लेकर के ही उनके बीच में ये विवाद देखने को मिलता है और इस विवाद की वजह से ही दोनों मुल्कों में टेंशन भी लगातार देखने को मिलती है। अब आपको ये बताती हूं कि यूएई और इजराइल के रिश्ते किस तरीके से कभी घनिष्ठ हुआ करते थे। इनकी शुरुआत साल 2020 में हुई अब्राहम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौते के साथ और ये समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ। इस पड़ाव के बाद यूएई और इजराइल के रिश्ते मजबूत होते गए और दोनों देशों के बीच में राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग बनाने पर सहमति बन गई। युद्ध के दौरान भी इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के इंतजाम किए और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि यूएई के दूसरे मुस्लिम देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए। अब आपको ये बताती हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड आखिरकार है क्या। तो साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ और इसके तहत अब्राहम अकॉर्ड में अमेरिका ने मध्यस्थता कर दी कि ठीक है, हम आपकी मध्यस्थता स्वीकार करते हैं। इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर सहमति जता दी गई। यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने का ऐलान कर दिया। राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग पर अब्राहम अकॉर्ड के तहत इनमें सहमति बन गई। पिछले दिनों हमने आपको बताई भी थी एक खबर विस्फोट में कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से यूएई को रक्षा सामग्री भेजी जा रही है और इतना ही नहीं, अपनी सेना भी भेजी जा रही है ताकि वो वहां यूएई की सेना को अपने जितने रक्षा उपकरण हैं उन्हें चलाने में मदद दे सके, सहायता दे सके। बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य करने पर सहमति जता दी। ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि यहूदी कंट्री के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने पर लगी हुई है। जून 2021 में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास को खोल दिया गया। ये रिश्ते अच्छे करने की दिशा का महत्वपूर्ण कदम रहा। इजराइल और यूएई के बीच में स्थापित हुई सीधी उड़ान सेवाएं, तो इस तरीके से 2020 से ही इनके समझौते अच्छे होने शुरू हो गए थे। अब खबर यह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक काउंटर अटैक देखने को मिला है और ये काउंटर अटैक लेबनान पर हमले के खिलाफ देखने को मिला है। इजरायली मीडिया ने इसका वीडियो जारी किया और बताया कि किस तरीके से कामिकाजी ड्रोन से हिजबुल्लाह का अटैक देखने को मिला है। लेबनान पर हमले के खिलाफ ये ड्रोन अटैक था। हिजबुल्लाह का जो काउंटर अटैक है वो देखने को मिला क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं साउथ लेबनान में। ऐसे में हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि पहला हमला हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल कहता है, इजराइल की तरफ से ये बयान आते हैं तो हिजबुल्लाह कहता है कि इजराइल उन्हें उकसावे वाली कार्रवाई के तहत भड़का रहा है। अब लेबनान पर जो हमले हुए, ड्रोन अटैक हुए हैं, उसमें यह बताया गया कि कामिकाजी ड्रोन से हिजबुल्लाह का अटैक देखने को मिला है। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में चीजें सुधर नहीं रही हैं। भले ही इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई हो, लेकिन हिजबुल्लाह उसका हिस्सा नहीं है। हिजबुल्लाह अपने आप को उसका हिस्सा नहीं मानता और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी तरीके से इजराइल और लेबनान के बीच में शांति हो जाए। इसीलिए वो बार बार हमले करते जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तरी इराक में यूएस के जहाज, टैंकर तैनात कर दिए गए हैं। 2 अमेरिकी F-15 विमान देखे जाने का दावा किया गया। एक KC-46A टैंकर देखे जाने का दावा कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि उत्तरी इराक में यूएस की तरफ से जहाजों की तैनाती की जा रही है, टैंकर्स की तैनाती की जा रही है। एक तरफ इराक में ही इजराइल अपने बेसिस तैयार करने में लगा है, सीक्रेट बेसिस बनाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका जहाज और टैंकर तैनात कर रहा है। 2 अमेरिकी F-15 विमान देखे जाने का दावा है और एक KC-46A टैंकर देखे जाने का दावा किया गया है। यानी उसकी तरफ से भी तो तैयारियां मजबूत की जा रही है कि बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला, जो होगा अब आर या पार ही होगा।
इसलिए ये तैनाती मिडिल ईस्ट में लगातार की जा रही है और इसके लिए इराक का उपयोग भी भरपूर किया जा रहा है। इजराइल भी कर रहा है उसका उपयोग अपने सीक्रेट बेसिस बना करके, तो अमेरिका कर रहा है अपने जहाजों और टैंकर की तैनाती को वहां पर करके। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं और इसके लिए वो दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी और जुबानी वार जैसे उपाय अपना रहा है, तो वहीं ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में यूएई पर हमला हुआ। यूएई ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया, तो ईरान ने हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब जानकारी ये है कि यह हमला महज ऑयल फैसिलिटी पर ही नहीं था, बल्कि यूएई की लाइफलाइन को भी काफी नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। ये तस्वीरें हैं यूएई के फुजैराह में ऑयल फैसिलिटी की। यहाँ से उठती लपटें मिडिल ईस्ट की शांति को जलाकर खाक करने को तैयार है, तो वहीं इससे उठता धुआं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट अब तेल से जल युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फुजैराह पर हुए हमलों से ऑयल फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब धुआं छटा तो पता चला कि इससे फुजैराह में मौजूद डेसिलिनेशन प्लांट को भी भारी नुकसान हुआ। खबरों के अनुसार एक ड्रोन हमले में प्लांट की बिजली सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 24 घंटे तक उत्पादन 30% तक घट गया, जो बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि खाड़ी देश अपने पीने के पानी के लिए काफी हद तक डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर रहते हैं। यूएई अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी समुद्री जल को साफ करने यानी डिसैलिनेशन के जरिए बनाता है। हॉर्मुज के जरिए खाड़ी देशों से तेल ही सप्लाई नहीं होता, बल्कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को चलाने के लिए जरूरी केमिकल्स और स्पेयर पार्ट्स भी हॉर्मुज से ही होकर आते हैं, और वर्तमान हालात में ये सप्लाई भी प्रभावित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फुजैराह में हुए हमलों की वजह से यूएई में पानी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में बोतल बंद पानी की कीमत महज 48 घंटों में ही करीब 40% तक बढ़ गई। वहीं बड़े होटल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स ने पानी के इस्तेमाल पर राशनिंग लागू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये संकट 15 दिनों से ज्यादा समय तक चला तो यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी पानी की भारी कमी हो सकती है। हॉर्मुज सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की जल जीवन रेखा भी है।
फिलहाल हालात को देखते हुए कतर ने अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स की सुरक्षा बढ़ा दी। तो वहीं सऊदी अरब अब लाल सागर के रास्ते जरूरी केमिकल्स मंगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इधर से केमिकल्स की लागत काफी बढ़ जाती है। हालांकि अब तक ईरान यूएई पर हमलों से इनकार करता रहा। ईरान की ओर से यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और चेतावनी दी गई कि अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे करारा जवाब दे दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के अनुसार चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर कोई भी सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसे स्पष्ट और आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में यूएई के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। ईरानी प्रवक्ता ने यूएई के रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान झूठा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूएई की जमीन से ईरान के खिलाफ कोई हमला किया जाता है तो तेहरान की प्रतिक्रिया निर्णायक और पछतावा कराने वाली होगी। खबरों के अनुसार हमले के कुछ घंटों बाद ही एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। ईरान समर्थित माने जाने वाले हंदला हैकर ग्रुप ने कहा कि हमले से पहले फुजेराह के डिफेंस सिस्टम को साइबर अटैक से कमजोर किया गया, यानी पहले साइबर स्ट्राइक और फिर ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक। और अगर ये सच है तो यह हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि खाड़ी देशों के लिए डिसैलिनेशन वाटर प्लांट आखिरकार क्या होते हैं जिस पर अब खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिसैलिनेशन वाटर प्लांट में समंदर से पानी लिया जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में खारा पानी समुद्र से ही आता है, उसे लेकर के फिल्टर किया जाता है। अब पानी को बड़े बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये वही टैंक है जिनमें इन पानी को स्टोर किया जाता है। हाई प्रेशर के माध्यम से इसमें से अशुद्धियों को हटा दिया जाता है, उन्हें छाना जाता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में आरओ मेम्ब्रेन तकनीक के जरिए गंदगी को हटाया जाता है, जिससे पीने योग्य पानी बन सके। मीठे पानी में मिनरल्स मिला दिए जाते हैं और इसके बाद ये पानी पीने योग्य बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया इन डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स में होती है। अब पानी के पीएच को बैलेंस किया जाता है ताकि वो पीने लायक बन सके, और इस तरीके से यहाँ से पानी सप्लाई पर भेजा जाता है। क्लोरीन और यूवी रेज से शुद्धिकरण भी किया जाता है। अब इन्हीं पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी ये डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर हमला कर सकते हैं और घरों में पीने वाले पानी की जो सप्लाई है उसे ये रोक सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर खतरा मंडरा रहा है। अब इनका महत्व क्या है जरा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सऊदी अरब के बारे में। तो दुनिया के सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स यहीं पर मौजूद हैं, जिसमें रास अल खैर, शोएबा 3, जुबैल 3 प्लांट्स है और इनकी कुल क्षमता 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रतिदिन की है। अब यूएई में कितना पानी आता है इन डिसैलिनेशन वाटर प्लांट से? तो तवीला, जबेल अली, फुजरा F1 डिसैलिनेशन वाटर प्लांट से, हसियान, शुबेहात, मिर्फा डिसैलिनेशन भी है। इसकी कुल क्षमता है 7.27 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रतिदिन की। कुवैत के बारे में जानिए। अल
अजजोर दोहा वेस्ट सुबिया डिसैलिनेशन वाटर प्लांट। इनकी कुल क्षमता 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रतिदिन की है। कतर में 99% आबादी डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर निर्भर है। सबसे बड़ा इनका जो डिसैलिनेशन वाटर प्लांट है वो रास आबू फोंतास है। इजराइल की भी 80% आबादी इन्हीं वाटर प्लांट्स पर निर्भर है और इसके सोरेक 1 और सोरेक 2 डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स है। यानी अगर इन पर खतरा मंडराया तो पीने वाला पानी समझिए गया। अब खबर यह है कि सऊदी कतर सीमा के पास अमेरिकी विमान उड़ान भरते हुए देखा गया है। सऊदी कतर सीमा के पास ये हुआ है। सऊदी कतर सीमा के पास अमेरिकी विमान आखिरकार पहुंचे, क्यों? सवाल ये। सऊदी में अमेरिका का E-3 सेनेटरी एडोर 53 कॉल साइन वाला ये विमान देखा गया और इस विमान के दिखे जाने से हड़कंप मचा हुआ। कमांड कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कौन सी तैयारी की जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर? ये सबसे अहम सवाल है कि इसी तैयारी की बार बार बात क्या की जाती है अमेरिका की तरफ से, जो ये कहते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो हम एक बार फिर से तैयार हैं। अब खबर ये है कि ईरान से जंग के बीच में सेंटकॉम की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 58 जहाजों का मार्ग बदला गया है, ये सेंटकॉम दावा कर रहा है। 4 ईरानी जहाजों को इस दौरान नष्ट कर दिया गया है, ये भी उसकी तरफ से कहा गया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी भी चल रही है, सेंटकॉम ये दावा भी कर रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें आपको बता रहे कि एक तरफ सऊदी कतर सीमा के पास अमेरिका के विमान उड़ान भरते हुए देखे गए, इराक में उनके प्लेन पहुंच चुके हैं, इराक में इजराइल की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही है, यानी अब बातचीत का वक्त शायद चला गया है। हाँ, एक दावा जरूर ये किया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में अगले हफ्ते में मीटिंग इस्लामाबाद में एक बार फिर से हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच में अगर मिडिल ईस्ट में ये बड़ी बड़ी तैनातियां एक बार फिर से की जा रही है तो सीधा सीधा ये इशारा है कि ईरान के ऊपर एक बार फिर से बम वर्षा शुरू होने वाली है। एक और खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से चीन के समंदर के पास मिसाइलें तैनात की गई है। ईरान युद्ध की वजह से डार्क ईगल की तैनाती की गई है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी मिसाइल तैनात की गई है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल बैटरी तैनात है। आपको याद होगा कि पेंटागन बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये बात कर रहा था और मांग भी कर रहा था कि उन्हें डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए ईरान के लिए, लेकिन उनकी तरफ से उन कागजों पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं किए गए। लेकिन इन सब के बीच में चीन ने जरूर अपने समंदर के पास मिसाइलों की तैनाती की है और ईरान युद्ध की वजह से उसने डार्क ईगल की तैनाती कर दी है। ये वही अमेरिकी मिसाइल है। इस अमेरिकी मिसाइल की तैनाती प्रशांत महासागर में की गई है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब इसकी तैनाती चीन ने कर दी, लेकिन अमेरिका उसके लिए अभी तक इजाजत नहीं दे पाया है। एक और खबर आ रही है, खबर यह है कि यूक्रेन को लेकर के उत्तर कोरिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह कि यूक्रेन पर मिसाइल अटैक की बात उसने कबूल कर ली, उसने मान लिया है। यूक्रेन को लेकर के उत्तर कोरिया ने दावा किया और उसने ये मान लिया है कि उसकी तरफ से ये हमला किया गया था। कोरिया का बड़ा दावा है कि यूक्रेन पर जो मिसाइल अटैक हुआ है वो मिसाइल अटैक उनकी तरफ से किया गया है। पहली बार उत्तर कोरिया ने हमले को स्वीकार किया है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की बात उसकी तरफ से मानी गई है। रूस के साथ युद्ध में उत्तर कोरिया की सेना शामिल थी, ये भी उसने स्वीकार कर लिया और अभी भी यही स्थिति बनी हुई है कि अगर ईरान के साथ कोई खड़ा हुआ है तो रशिया, चाइना और उसके बाद उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद पूरी दुनिया में भू राजनीतिक हलचल तेज रही। अब उत्तर कोरिया ने ऐसा कदम उठाया जिसने परमाणु युद्ध के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। किम जोंग उन की सुरक्षा को लेकर के सतर्क प्योंगयांग ने अपने संविधान में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है और उनका ये जो नया फेरबदल है, नया नियम है, वो ये कहता है कि अगर किम जोंग उन की हत्या होती है या वो कमान संभालने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो उत्तर कोरिया की सेना अपने आप तत्काल परमाणु हमला करेगी। यानी अब किसी भी हमले का जवाब सीधे सीधे न्यूक्लियर स्ट्राइक के माध्यम से दिया जाएगा। अब ये संकी तानाशाह ने क्या खतरनाक दाव चला है, चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ईरान घटनाक्रम से डरा हुआ है उत्तर कोरिया, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है, इसीलिए उसने अपने संविधान में ये फेरबदल किया है। उत्तर कोरिया का नया परमाणु कानून ये कहता है कि किम की सुरक्षा न्यूक्लियर ट्रिगर से हो और अगर उनके लीडर यानी किम जोंग उन पर हमला हो गया तो तुरंत जवाब ऑटो न्यूक्लियर अटैक के माध्यम से दिया जाएगा। कमांड सिस्टम टूटते ही यह अटैक एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या मशीन परमाणु हमला करेगी? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब जाते जा रही है इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की वजह से?
किम की मौत मतलब दुनिया का अंत। न्यूक्लियर बटन अब ऑटो मोड पर। ईरान के बाद कांपा उत्तर कोरिया। दुनिया पहले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती जंग की आग में झुलस रही है और अब उत्तर कोरिया ने ऐसा फैसला लिया है जो उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। किम जोंग उन ने अपने संविधान में ऐसा बदलाव किया जो किसी भी वक्त दुनिया को न्यूक्लियर तबाही की तरफ धकेल सकता है। अब अगर किम जोंग उन की हत्या होती है या वो किसी वजह से सत्ता चलाने की हालत में नहीं रहते, तो उत्तर कोरिया की सेना बिना किसी राजनीतिक आदेश के तुरंत परमाणु हमला करेगी। यानी अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर पर बढ़ते खतरे, अमेरिका इजराइल की आक्रामक रणनीति और शासन परिवर्तन की चर्चाओं ने उत्तर कोरिया को डरा दिया है। प्योंगयांग को अब लगने लगा है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश कर सकते हैं तो अगला निशाना उत्तर कोरिया भी हो सकता है। सर्वाइवल डॉक्ट्रिन को और खतरनाक बना दिया है। संशोधित कानून में साफ लिखा है कि अगर दुश्मन ताकतें उत्तर कोरिया की परमाणु कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, तो न्यूक्लियर स्ट्राइक अपने आप शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है कि अगर किसी एयर स्ट्राइक में किम मारे जाते हैं या संचार तंत्र टूट जाता है तो मिसाइल सिस्टम खुद एक्टिवेट हो सकता है। ये वही रणनीति है जिसे दुनिया डेड हैंड सिस्टम नामों से जानती है। यानी नेता खत्म तो दुनिया खत्म। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक सनकी तानाशाह के डर के नीचे जीने को मजबूर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। उत्तर कोरिया का ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब दुनिया पहले से ईरान संकट, अमेरिका, इजराइल की कार्रवाई और परमाणु तनाव से जूझ रही है। सवाल ये कि क्या किम का नया डूम्सडे डॉक्ट्रिन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है, और क्या अब एक छोटी सी चिंगारी भी परमाणु तबाही का कारण बन सकती है। उत्तर कोरिया पहले ही दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक हमला करने की क्षमता रखती हैं। किम की सेना हाइपरसोनिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर लगातार तैयार कर रही है। यानी अगर युद्ध शुरू होता है तो सिर्फ दक्षिण कोरिया या जापान नहीं बल्कि अमेरिका तक इसकी चपेट में आ सकता है। जानकार मानते हैं कि फैसला सिर्फ सुरक्षा नीति नहीं बल्कि दुनिया को खुली धमकी है, क्योंकि अब किसी भी संकट में गलतफहमी, तकनीकी गड़बड़ी या फर्जी अलर्ट भी न्यूक्लियर हमला शुरू कर सकता है। दुनिया ने शीत युद्ध के दौर में कई बार परमाणु युद्ध का खतरा देखा, लेकिन तब भी अंतिम फैसला इंसानों के हाथ में था। अब उत्तर कोरिया ने उस फैसले को मशीन और सैन्य प्रोटोकॉल के हवाले कर दिया है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। ईरान संकट ने पहले ही मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, चीन ताइवान तनाव बढ़ रहा है, और अब उत्तर कोरिया का ये नया परमाणु सिद्धांत दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका, दक्षिण कोरिया या जापान ने उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाया तो किम इसे सीधे अपने अस्तित्व पर हमला मान सकते हैं, और सिर्फ एक बटन, सिर्फ एक आदेश या फिर सिर्फ एक गलत फहमी पूरी दुनिया को आग के गोले में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और रूस से जंग जैसी आपदा में यूक्रेन को एक बड़ा अवसर मिला है। यूक्रेन ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। यूक्रेन की सेना अब हाईटेक होते जा रही है और उसके पायलट अब वास्तविक परिस्थितियों के बजाय सिमुलेशन तकनीक के जरिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये होती क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं।
जंग के दौरान यूक्रेन ने अपनी ड्रोन पावर को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर लिया। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर तक घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई ड्रोन तो यूक्रेन की सेना ने खुद ही विकसित किए हैं। जब ड्रोन हाईटेक और बेहतरीन हो तो उसके पायलट भी ट्रेंड होने चाहिए। शांति काल में तो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त इंतजाम हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन फिलहाल जंग से जूझ रहा है। लेकिन जेलेंस्की के जवानों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। यूक्रेन में अब शानदार ड्रोन पायलट्स तैयार हो रहे हैं और इसमें वीडियो गेम एक अहम भूमिका निभा रहा है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग में GTA 5 यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 गेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब किसी देश ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लिया हो। यूक्रेन में पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए वीडियो गेम और सिमुलेटर का सहारा लिया जा रहा है, जिससे उन्हें FPV ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिल सके। यूक्रेन के कुछ ड्रोन ऑपरेटर्स पायलट्स को असली ट्रेनिंग के साथ साथ मशहूर वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के जरिए भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग दिखाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि क्या यहाँ कोई GTA फैन है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पायलट GTA 5 गेम के जरिए ड्रोन जैसे कंट्रोल का इस्तेमाल करके टारगेट पर सही निशाना साधने का अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि इससे पायलट का हैंड आई कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम बेहतर होगा, जिससे वो असली युद्ध में दुश्मन के टारगेट को आसानी से निशाना बना सकेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग में अभी तक किसी देश को गेम का सहारा लेते हुए नहीं देखा गया। यूक्रेन का ये कदम फिलहाल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने ड्रोन पावर विकसित की है और अब उनके लिए शानदार पायलट्स तैयार करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।